सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई, जिसका नाम था मुअम्मर कद्दाफी। Mad dog of the Middle East. जिसने अरब बादशाहों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अब भी हमने अमेरिका को नहीं रोका तो अगली बारी हमारी हो। जिस पर सारे अरब बादशाह उस पर हंस रहे थे, लेकिन कद्दाफी की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन आखिर कद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से? कद्दाफी के मुल्क लीबिया को आज से 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों की फौज ने फतह किया था, और हजरत उमर ने लीबिया को ऐसा फतह किया था कि अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से लीबिया नहीं छीन सका। लेकिन आखिर उस्मानिया खिलाफत के आखिरी सालों में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, जिसके बाद लीबिया के मुसलमानों और इटालियंस के दरमियान आजादी की जंग कई सालों तक चलती रही, जिसमें लीबिया के मुसलमानों के लीडर का नाम था उमर मुख्तार, जिसके बाद उमर मुख्तार को तो फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार के फौज में एक बहुत ही गरीब सिपाही था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, इस गरीब सिपाही के झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी का बाप उसे बचपन से उमर मुख्तार की बहादुरी की कहानियां सुनाया करता था, जिससे कद्दाफी को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। और जब कद्दाफी की एज सिर्फ 9 साल थी, लीबिया को उसकी आजादी मिली। लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की आजादी थी। दुनिया के सुपर पावर्स ने मिलकर लीबिया में अपना पपेट बादशाह बिठाया था। आजादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लिबियंस दुनिया के सबसे गरीब लोगों से दुनिया के सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लिबियन जो अब तक सिर्फ $30 कमाता था, कुछ ही सालों में $2000 कमाने लगा। लेकिन एक पपेट बादशाह होने की वजह से उसने लिबिया के सारे तेल का कंट्रोल अंग्रेजों के हवाले किया था, जिससे लिबिया की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी थी। इसीलिए लिबिया की आवाम अपने बादशाह के खिलाफ बगावत करने लगी, जिनमें एक यंग ऑफिसर कद्दाफी भी शामिल था। लेकिन इस छोटी मोटी बगावत से लिबिया के बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिबिया के बादशाह को असल धचका तब मिला जब एक बार फिर इजराइल और अरबों की जंग शुरू हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ लिबिया का बादशाह एक पपेट होने की वजह से बिल्कुल खामोशी से छुप कर बैठा था, जिसके बाद सिर्फ 6 दिनों में बड़े बड़े अरब कंट्रीज इजराइल से बेशर्मी से हार गए, जिसे देखकर लिबिया की आवाम इस सब का ब्लेम सीधा अपने बादशाह पर डालने लगी, और बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर वो लिबिया को छोड़कर फरार हो गया। और यहाँ से लिबिया में एक खतरनाक रेस शुरू हुई कि कौन लिबिया का तख्त संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया लिबिया के आर्मी चीफ की तरफ देख रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिबिया की आर्मी ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। आर्मी ने लिबिया के सारे एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशन, हर चीज पर सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर कब्जा कर लिया। और अब सब इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मी चीफ आकर लिबिया के कौम से खिताब करेंगे। जैसे ही रेडियो पर स्पीच शुरू हुई, लोग ये देखकर हैरान रहकर कि ये तो आर्मी चीफ है ही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ को तो इस सबसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये सारी बगावत सिर्फ 27 साल के लड़के कैप्टन कद्दाफी ने अपने कुछ फौजी दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इस तरह कद्दाफी एक ही दिन में फौज के एक आम से कैप्टन से सिर्फ 27 साल की एज में पूरी फौज का आर्मी चीफ बना। कद्दाफी ने अपनी पहली स्पीच में मार्शल लॉ का ऐलान किया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। सॉरी, ये वाला मार्शल लॉ नहीं, ये वाला। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कद्दाफी ने आते ही सबसे पहले
लिबिया के अंदर सारे अमेरिका के फौजियों को फुल स्पीड बाहर निकलने का हुक्म दिया। लिबिया के ऑयल पर कब्जा करने वाले सारे अंग्रेजों को भी बाहर निकाल दिया और लिबिया की सारी ऑयल को पहली बार अपने कंट्रोल में लिया। नाउ जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई। जिसमें गद्दाफी ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इवन उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ एक लेटर लिखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। जिसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और गद्दाफी एक दूसरे के क्लोज दोस्त बने और इवन गद्दाफी ने एक बार पाकिस्तान आकर OIC की कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये ऐलान किया कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए। और यहां से पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान एक सीक्रेट प्लान शुरू हुआ, जिसमें लिबिया के साइंटिस्ट पाकिस्तान के साइंटिस्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीदने लगे। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा अरसा चली नहीं, क्योंकि इस सब के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगा। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। There were 7 judges and it is entirely up to them. और पाकिस्तान के नए लीडर जियाउल हक ने आते ही अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम लिबिया के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए और लिबिया के साथ सारी न्यूक्लियर डील्स बंद कर दी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आया कि गद्दाफी ने सारे पाकिस्तानियों को लिबिया से जबरदस्ती निकालने का हुक्म दिया। इस तरह जनरल जियाउल हक के आने के बाद गद्दाफी ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली बार गद्दाफी से मिलने लिबिया भी गए। इंडिया ने गद्दाफी को बहुत इज्जत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गद्दाफी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से। क्योंकि जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, दुनिया में पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, अरब इजराइल जंग, Egypt and Syria launch an all-out war against Israel. जिसमें अरब कंट्रीज ने मिलकर अचानक इजराइल पर सरप्राइज हमला किया। लेकिन एक बार फिर सारी अरब कंट्रीज बुरी तरह हार गई, जिसके बाद गद्दाफी ने अरब लीडर से क्लियरली कहा कि इजराइल को हराना इम्पॉसिबल है जब तक उसके साथ अमेरिका की ताकत हो, और जब तक हम अमेरिका को सबक नहीं सिखाएंगे हम इजराइल को हरा नहीं सकते। और गद्दाफी को पता था अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, ऑयल। तो गद्दाफी ने सऊदी बादशाह शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा, जिससे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस आसमान तक चली गई। गद्दाफी ने इस नए पैसे को यूज करके लिबिया को एक रिच और मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू किया। हर वो लिबियन जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, उसे फ्री में अपना नया घर दिया गया। और अगर कोई लिबियन अपने लिए गाड़ी लेना चाहता था तो उस गाड़ी के आधे पैसे गद्दाफी की हुकूमत देती थी। और लिबिया में जो भी यंग लड़का शादी करना चाहे उसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, गद्दाफी ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। दुनिया में मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही थी, द मैसेज, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी। लेकिन मसला यह था कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक मुल्क ये फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस फिल्म के बनने के खिलाफ। लेकिन गद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने इस फिल्म के डायरेक्टर को अपने पास लिबिया बुलाया और उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और लिबिया में ये फिल्म बनाने का हुक्म दिया। इस फिल्म के लिए गद्दाफी के दिए हुए पैसों से लिबिया में बड़े बड़े सेट्स बनाए गए। और जब इस फिल्म में जंगे बदर और जंगे ओहद शूट करने का टाइम आया, तो इस फिल्म के डायरेक्टर को जंग के सीन्स शूट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए गद्दाफी ने अपने ही फौज के लोग भेजकर ये फिल्म कंप्लीट कराई। इस सब से गद्दाफी अरब और मुसलमान दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। लेकिन अब भी अरब दुनिया में एक लीडर ऐसा था जो गद्दाफी से भी बड़ा था, सऊदी अरब का शाह फैसल।
لیکن جیسے ہی شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا، قذافی عرب دنیا کا سب سے پاپولر لیڈر بنا، جس کے بعد قذافی نے اپنی فیمس گرین بک لکھی اور دنیا میں عربوں کے لیے ایک نئے نظام کا اعلان کیا جو زیادہ چلی تو نہیں، لیکن قذافی سب سے اپنے آپ کو واقعی عرب دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ماننے لگا۔ لیکن یہاں سے قذافی کو چیلنج کرنے کے لیے دنیا میں ایک نیا لیڈر آیا، صدام حسین۔ صدام حسین نے پریزیڈنٹ بنتے ہی امریکہ اور عرب لیڈرز کے کہنے پر اپنے بالکل پاس ہی ایک ملک ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا۔ الخميني يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع، جس میں دنیا کے سارے عرب لیڈرز نے مل کر صدام حسین کو ایران کے خلاف سپورٹ کیا، سوائے ایک عرب لیڈر کے، معمر قذافی۔ قذافی نے صدام حسین سے کلیئرلی کہا کہ تم صرف امریکہ کے کہنے پر اس جنگ میں معصوم مسلمانوں کو شہید کر رہے ہو، جس کا صدام حسین نے قذافی کو بہت ہی سخت جواب دیا۔ صدام حسین نے قذافی کی طرف ایک میسج بھیجا کہ اس جنگ میں ہمارے مرنے والے تو جنت جائیں گے، لیکن ایران کے مرنے والے بالکل تمہارے باپ کی طرح الربيدي 4 وصل، دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اب کسی کے باپ کو ایسے گالی دی جائے، اسے تو کوئی عام انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر قذافی تو قذافی تھا۔ قذافی لیبیا سے ایران کی مدد کے لیے گنز اور ڈالرز بیچنے لگا، جس کے بعد ایران قذافی کی مدد سے صدام حسین سے یہ جنگ جیتنے لگا۔ یہ دیکھ کر صدام حسین کے اس زمانے میں دوست امریکہ اسے بچانے کے لیے اس جنگ میں کودا۔ امریکہ نے ایران کو ڈرانے کے لیے اپنے بڑے بڑے جنگی جہاز ایران کے بارڈر پر لا کر کھڑے کر دیے، یہاں تک کہ امریکہ نے ایک بار ایران کے ایک پیسنجر جہاز کو بھی اپنے میزائل سے اڑا دیا اور 300 انوسنٹ لوگوں کو شہید کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، جیسے ہی امریکہ نے ایران کا جہاز تباہ کیا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسی جہاز کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کا بھی ایک پیسنجر پلین اڑا دیا گیا۔ اب اس جہاز کے گرنے کے بعد جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ اس جہاز کو گرانے کا ماسٹر مائنڈ ایک لیبین پروفیسر ہے، Abdelbasit al-Megrahi carried out Mr. Gaddafi's order. جس کے بعد امریکہ نے اس جہاز کا سارا الزام معمر قذافی پر Mr. ڈالا، Gaddafi personally ordered the bombing. کیونکہ اس جہاز کے گرنے سے پہلے بھی قذافی نے کچھ ایسی حرکتیں کی تھی۔ لندن میں ایک بار لیبیا کی ایمبیسی کے سامنے کچھ لوگوں نے قذافی کے خلاف پروٹیسٹ کیا، جسے دیکھ کر ایمبیسی کے اندر سے قذافی کے لوگوں نے لندن میں لوگوں پر فائرنگ کرنا شروع کیا، جس میں ایک برٹش پولیس آفیسر بھی ماری گئی۔ PC Yvonne Fletcher went down, dying. اور آخر جرمنی میں امریکن آرمی پر بم حملے کے بعد Bomb killed an American soldier and injured hundreds. امریکہ نے قذافی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اچانک امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن ٹی وی پر آئے اور پوری دنیا کے سامنے قذافی کو ایک پاگل کتا کہا، Mad dog of the Middle East. اور اسی کے ساتھ قذافی کو مارنے کے لیے امریکہ کے فائٹر جیٹس روانہ کیے۔ ان جہازوں نے فل سپیڈ جا کر قذافی کے پیلس اور محلوں کو میزائل سے اڑا دیا۔ ان حملوں سے قذافی کی چھوٹی سی اڈاپٹڈ بیٹی ہانا قذافی شہید ہو گئی۔ Our small adopted daughter was killed. اب قذافی تو بچ گیا، لیکن امریکہ نے قذافی کی کمر توڑنے کے لیے لیبیا پر بڑے بڑے سینکشنز، Political or military sanctions. جس کے بعد امریکہ کے ڈر سے دنیا کا ہر ملک اپنے آپ کو قذافی سے دور کرنے لگا اور لیبیا کی اکانومی تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ اب قذافی کے ان مشکل حالات میں دنیا میں صرف ایک لیڈر نے قذافی کو سپورٹ کیا، جس کا نام تھا نیلسن مینڈیلا۔ نیلسن مینڈیلا نے اپنی سپیچ میں کلیئرلی کہا کہ جب ہمارے اوپر برا وقت تھا، پوری دنیا میں صرف قذافی نے ہمیں سپورٹ کیا۔ Colonel Gaddafi support our struggle to the hilt. تو اب اس مشکل ٹائم میں ہم اپنے بھائی قذافی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ قذافی اور مینڈیلا ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ نیلسن مینڈیلا نے اپنے نواسے کا نام زونڈوا قذافی مینڈیلا رکھا۔ لیکن مینڈیلا کے سپورٹ کے بعد بھی لیبیا کی اکانومی امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے تیزی سے گرتی رہی، لیکن قذافی کو اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قذافی کو امریکہ کے سینکشن سے زیادہ ایک اور چیز کی ٹینشن تھی۔ معمر قذافی
आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था और उसके बुढ़ापे का असर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। इस मसले को हल करने के लिए गद्दाफी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूरी दुनिया से डॉक्टर्स अपने घर बुलाए, जिसमें ब्राजील, इटली और इवन पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी शामिल थे। इन डॉक्टर्स ने मिलकर सीक्रेटली गद्दाफी के घर के अंदर ही उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। गद्दाफी के साथ बिल्कुल वही हुआ जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। गद्दाफी का चेहरा जवान होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो एक बहुत ही बड़ा मसला था, क्योंकि गद्दाफी को सबसे ज्यादा अपने लुक्स और पर्सनैलिटी की परवाह होती थी और अपने आप को बाकी सारे लीडर से डिफरेंट दिखाने के लिए गद्दाफी बार बार अजीब अजीब हरकतें करता था। जब भी गद्दाफी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता था, वहां वो किसी होटल या घर में रहने के बजाय खुद अपना टेंट लगाकर उसी में रहता था। गद्दाफी दुनिया के हर लीडर के साथ इसी टेंट में बैठकर मीटिंग्स करता था। यहाँ तक कि एक दिन गद्दाफी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जमीन पर अपना टेंट लगाया, जहाँ से ट्रंप और अमेरिका के लोगों ने मिलकर बहुत ही बेइज्जती से गद्दाफी को वहाँ से निकाल दिया। इससे भी अजीब बात ये थी, गद्दाफी ने अपनी हिफाजत के लिए 400 फीमेल बॉडीगार्ड्स की एक फौज बनाई थी, जिन्हें उनकी ताकत से ज्यादा उनकी खूबसूरती देकर सेलेक्ट किया जाता था। जो भी लड़की गद्दाफी की इस फौज को ज्वाइन करे, उसे पूरी जिंदगी शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। ये लड़कियां गद्दाफी को डिफेंड करने के लिए हर वक्त उसके पास खड़ी रहती थी और गद्दाफी का कहना यह था कि मैं इन फीमेल बॉडीगार्ड से दुनिया को अरब औरतों की आजादी दिखाना चाहता हूँ। ये लड़कियां गद्दाफी के साथ इतनी लॉयल थी कि एक ने तो गद्दाफी को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान की। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद गद्दाफी ने अपनी जिंदगी की सबसे चीप हरकत की। एक दिन गद्दाफी अपने गार्ड्स के साथ इटली का दौरा करने गए और इटली पहुंचते ही गद्दाफी ने ऐलान किया कि मैं इटली की आवाम को अपने रिलीजन इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। जिस पर इटालियंस ने कहा ठीक है, हम आपके लिए लोगों को जमा कर देते हैं। लेकिन गद्दाफी ने कहा नहीं, मैं हर ऐरे गैरे को दावत नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ 18 साल से 35 साल की लड़कियों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, जिनका कद लंबा हो और रंग बिल्कुल गोरा। गद्दाफी के ऑर्डर्स के मुताबिक उसके ऑफिसर्स इन लड़कियों को पार्टी की लालच देकर जमा करने लगे और उन्हें बताया गया कि फुल तैयार होकर आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। जो लड़कियां गद्दाफी के रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरती थी, उन्हें होटल के गेट से ही वापस कर दिया जाता था। इस तरह गद्दाफी ने 200 इटालियन लड़कियों को इस्लाम की दावत दी। गद्दाफी की इस हरकत के बाद पूरे यूरोप में लोग सिर्फ गद्दाफी का ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी मजाक उड़ाने लगे और मुसलमान लीडर्स पर लोग दुनिया में हंसने लगे। गद्दाफी की इन्हीं चीप और बेशर्म हरकतों को देखकर अमेरिका में गद्दाफी की लाइफ पर एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई गई, द डिक्टेटर। America! What is the question? What is the question? ये तो गद्दाफी की पर्सनल लाइफ थी, लेकिन अब भी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से गद्दाफी का लीबिया बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन गद्दाफी अकेला नहीं था जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। Unilateral sanctions. गद्दाफी से भी ज्यादा खतरनाक सैंक्शन अमेरिका ने एक दूसरे लीडर सद्दाम हुसैन पर लगाए थे, क्योंकि अमेरिका गद्दाफी से ज्यादा सद्दाम की ताकत से डरता था। इसीलिए अमेरिका सैंक्शंस के साथ साथ सद्दाम हुसैन पर एटम बॉम्ब के झूठे इल्जाम लगाने लगा, जिसके बाद आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टीवी पर आकर My fellow citizens, कि सद्दाम हुसैन और उसके बेटों के पास and his sons सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, must leave Iraq within 48 hours. वरना अमेरिका उन्हें खत्म कर देगा। So will result in military conflict. और जब सद्दाम इराक को छोड़कर नहीं भागा, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला किया। Military operations to disarm Iraq. इस हमले में अमेरिका ने सद्दाम के बेटों, पोतों और पूरे खानदान को मार डाला और काफी अरसे तक ढूंढने के बाद उन्होंने आखिर सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, Saddam Hussein and his criminal regime will not return. पूरी दुनिया ने अमेरिका के डर से सद्दाम का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब कोई भी सद्दाम की मदद के लिए तैयार नहीं था, यहाँ पर सद्दाम का पुराना दुश्मन उसकी मदद के लिए आया, मुअम्मर गद्दाफी। जैसे ही सद्दाम को अदालत के सामने पेश किया गया, गद्दाफी ने अपनी इकलौती बेटी आयशा गद्दाफी को लीबिया से इराक में सद्दाम का केस लड़ने के लिए भेजा।
عائشہ قذافی نے صدام کے لائرز کے ساتھ مل کر اسے امریکہ سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، صدام کو پھانسی ہو کر رہے گی، تو اس نے سیدھا یہ خبر لیبیا میں اپنے باپ قذافی تک پہنچائی۔ لیکن قذافی نے ہار نہیں مانی۔ قذافی کسی طرح اپنے سیکرٹ نیٹ ورکس کو یوز کر کے صدام حسین کے جیل تک پہنچا، اور اس نے صدام حسین کی جیل کے باہر امریکن گارڈز کو بہت سارے پیسوں کی لالچ دے کر صدام حسین کو وہاں سے فرار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن قذافی کے ان سارے پلانز کا کسی طرح عراق کے ججز کو پتا چلا، جنہوں نے مجبوراً صدام کی پھانسی کو، جو کافی عرصہ بعد ہونی تھی، اسے آگے کر کے فوراً صدام حسین کو موت کی سزا سنائی اور صدام حسین کو مار دیا گیا۔ صدام کو مار کر امریکہ نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد کچھ ہی سالوں میں عراق میں 1 ملین لوگ مارے گئے، جس کی وجہ سے لوگ امریکہ سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ بش پہلی بار عراق وزٹ کرنے گیا تو وہاں اسے سب کے سامنے جوتے مارے گئے۔ بائی دا وے، جس بندے نے یہ جوتے مارے تھے اسے بھی اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس پر بڑے بڑے کیسز بنائے گئے۔ لیکن اگین اس بندے کی مدد کے لیے بھی ایک بار پھر قذافی پہنچا، اور قذافی کی بیٹی عائشہ قذافی نے اس بندے کو امریکہ کے صدر پر حملے کے بعد بچا لیا۔ اب صدام پر تو امریکہ نے ایٹم بم کے جھوٹے بہانے بنا کر حملہ کیا، لیکن صدام پر حملے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ دبئی سے ایک بہت بڑی کارگو شپ لیبیا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امریکہ کو کسی طرح خبر ملی کہ یہ شپ کوئی عام شپ نہیں، بلکہ اس میں ایٹم بم بنانے کے 1000 ٹیوبز پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس شپ کے لیبیا پہنچنے سے پہلے امریکہ نے اسے اٹلی کے پورٹ کے قریب روک لیا اور اس کے اندر ایٹم بم کے سارے کنٹینرز روک لیے۔ اب تک امریکہ ایٹم بم کے سارے الزام صدام حسین پر لگا رہا تھا، لیکن یہاں سے پہلی بار امریکہ کی نظریں لیبیا کے قذافی پر پڑی۔ قذافی سب سے پہلے امریکہ کے ہاتھوں صدام کی تباہی دیکھ چکا تھا، اسی لیے قذافی نے اپنے آپ کو بالکل بدل دی اور اعلان کیا کہ آج کے بعد لیبیا کبھی بھی ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن امریکہ یہاں رکا نہیں۔ امریکہ اتنا غصے میں تھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ ہم صرف لیبیا کو نہیں بلکہ اس شپ کے سپلائرز کو بھی ڈھونڈ کر پکڑیں گے۔ And of course، امریکہ کے اتنے پریشر کے بعد قذافی نے وہ سارے نام امریکہ کے سامنے رکھے جنہوں نے قذافی کو ایٹم بم بنانے میں مدد کی، جس میں سب سے ٹاپ پر نام ایک ہی آدمی کا تھا، پاکستانی سائنٹسٹ عبدالقدیر خان۔ یہ دیکھ کر امریکہ نے لیبیا کو چھوڑ کر پاکستان کا گلا دبایا، مطلب پاکستان پر سخت سینکشنز لگائے، جس کی وجہ سے لیبیا کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی اکانومی بھی نیچے گرنے لگی۔ تو اب پاکستان کو بچانے کے لیے اچانک ایک دن عبدالقدیر خان ٹی وی پر آئے اور ان سارے چیزوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لی اور پوری قوم سے معافی مانگی۔ My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you. جس کے بعد پاکستان کی حکومت نے انہیں گرفتار کر لی اور اپنے گھر میں بند کر دیا۔ قذافی نے بہت ہی چالاکی سے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا، اور صدام کی تباہی دیکھنے کے بعد اب قذافی بالکل بدل چکا تھا۔ قذافی نے اپنی پرانی ساری باتیں بھلا کر پہلی بار امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان سارے فیملیز کو پیسے دیے جن کے لوگوں کو لیبینز نے جہاز میں مارا تھا۔ یہ دیکھ کر امریکہ نے بھی لیبیا سے سارے سینکشنز ہٹا دیے اور اب سپر پاور امریکہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے لیبیا کی اکانومی دوبارہ اوپر جانے لگی، جس کے بعد کچھ سال تو قذافی بالکل چپ کر کے بیٹھا رہا، لیکن آف کورس قذافی تو قذافی تھا۔ امریکہ کے ساتھ دوستی کے کچھ ہی سال بعد جیسے ہی لیبیا کی اکانومی دوبارہ مضبوط ہوئی، قذافی ایک بار پھر وہی پرانی حرکتیں کرنے لگا۔ لیکن اب قذافی عربوں اور مسلمانوں سے تھک چکا تھا اور اس نے اپنا سارا رخ انہیں چھوڑ کر افریقہ کی طرف کیا اور کہا کہ آج کے بعد the Arab world is dead، اور قذافی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد افریقہ میں کوئی بھی ملک امریکہ کے ساتھ ڈالرز میں بزنس نہیں کرے گا، بلکہ امریکہ کو افریقہ سے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے صرف اور صرف گولڈ دینا ہوگا، جو امریکہ کے ڈالر اور اکانومی کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اور قذافی کے اس پلان کو افریقہ کے بڑے بڑے لیڈرز نے خوشی سے ایکسپٹ کیا اور افریقہ کے سارے لوکل لیڈرز نے مل کر قذافی کو ایک نیا ٹائٹل دیا، افریقہ کا شہنشاہ، the king of kings۔ اور اس نئے ٹائٹل کے ساتھ ہی قذافی کو اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ ملی، جس کے بعد عرب دنیا کے لیڈرز کی سب سے بڑی کانفرنس ہوئی
जिसमें कजाफी ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि अगर हम अरब लीडर्स एक ना हो तो अमेरिका सद्दाम के बाद हम में से किसी एक की बारी हो। और साथ ही कजाफी ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के पास भी एटम बॉम्ब है, हम अरबों का भी अपना एटम बॉम्ब होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगले साल इसी कॉन्फ्रेंस में कजाफी ने सबके सामने सऊदी बादशाह किंग अब्दुल्ला से कहा कि तुम सऊदी बादशाहों की कोई औकात नहीं, तुम्हें तो ब्रिटिश ने लाकर बिठाया और आज अमेरिका तुम्हें पाल रहा है और अमेरिका के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम सारे सऊदी अमेरिका के पपेट्स हो। असल में अरब दुनिया का सच्चा लीडर मैं अफ्रीका का शहंशाह हूँ और मैं पूरी इस्लामिक दुनिया का इमाम हूँ। जिस पर किंग अब्दुल्ला ने उसे जवाब दिया कि कदाफी तुम्हारी कब्र तुम्हें बुला रही है। लेकिन कदाफी यहाँ रुका नहीं। इसके कुछ ही अरसे बाद कदाफी ने पहली बार अपनी 40 साल की हुकूमत में अमेरिका का दौरा किया। ये कदाफी का पहला और आखिरी दौरा था जहाँ यूएन की कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया के सारे लीडर्स मौजूद थे। हर लीडर को बोलने के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया गया था, लेकिन कदाफी स्टेज पर चढ़कर 90 मिनट्स तक बोलता रहा। इस बीच में कदाफी ने बहुत ही खतरनाक बातें की। कदाफी ने कहा सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी काउंसिल का नाम बदल देना चाहिए और इसे सिक्योरिटी काउंसिल की जगह शैतान का काउंसिल कहना चाहिए। और इसी स्पीच के दरमियान कदाफी ने बहुत जज्बाती हो सबके सामने यूएन चार्टर का एक हिस्सा फाड़ दिया। और इस सब के बाद कदाफी ने यूएन के लीडर से कहा कि अगर तुम लोगों के पास फलस्तीन के मसले का हल नहीं तो ये देखो, इस किताब में मैंने फलस्तीन के पूरे मसले का हल लिख दिया है। जिसके बाद कदाफी ने ये किताब सीधा यूएन के लीडर के मुंह पर मारी। अब फलस्तीन के मसले का हल तो आज तक नहीं निकला, लेकिन इन हरकतों से कदाफी की मौत का वक्त बहुत ही करीब आ चुका था। अरब स्प्रिंग। लीबिया के पास ये एक मुल्क ट्यूनीजिया में एक शख्स ने अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने आप को गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। ये वीडियो फेसबुक की वजह से तेजी से पूरे मुल्क में फैल गई, जिससे ट्यूनीजिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए और कुछ ही अरसे में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को उसके तख्त से हटा दिया। ट्यूनीजिया की आवाम की ये कामयाबी इंटरनेट की वजह से पूरे अरब दुनिया में फैल गई, जिसे देखकर इजिप्ट की आवाम भी उनसे इंस्पायर हुई और अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लगे। और इजिप्ट के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को भी 30 साल की हुकूमत के बाद हटा दिया। अब कदाफी के दोनों साइड्स पर अवाम ने अमेरिका के आशीर्वाद से अपने बादशाहों को हटा दिया, जिसके बाद अब बारी कदाफी की थी। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता लिबिया के लोगों को कदाफी के खिलाफ भड़काने लगा, जिससे हर जगह कदाफी के खिलाफ बगावतें होना शुरू हुई। लेकिन जब एक इंटरव्यू में कदाफी से इन बगावतों के बारे में पूछा गया तो कदाफी ने जवाब दिया कि मैं 40 साल से लिबिया का लीडर हूँ। तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे खिलाफ बगावत करेंगे? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कदाफी ने इन बगावतों को रोकने के लिए अपनी आर्मी को हजारों लिबियंस को मारने का हुक्म दिया और इन हमलों का कदाफी को बहुत फायदा भी हो रहा था, क्योंकि कदाफी अमेरिका और बागियों से ये जंग जीत रहा था। लेकिन अमेरिका को ये सब मंजूर नहीं था। जैसे ही कदाफी जंग जीतने लगा, अमेरिका बागियों की मदद के लिए इस जंग में कूदा और अपने फाइटर जेट से कदाफी और उसके खानदान पर हमले करने लगा, जिसमें कदाफी तो बच गया, लेकिन उसके 2 बेटे और पोते पोतियां मारे गए। और इस तरह अमेरिका के जहाजों के साए में लिबिया के बागी कदाफी के कैपिटल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन कदाफी अपने बाकी बेटों और बेटी के साथ कैपिटल में मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन इन सख्त हालात में भी कदाफी बगैर किसी सिक्योरिटी के अपने कैपिटल में घूमता रहा। बल्कि कदाफी ने अमेरिका के मिसाइल से तबाह होने वाले अपने एक महल में खड़े होकर स्पीच भी की, जिसमें कदाफी ने ऐलान किया कि मैं हर बागी को घर घर, शिबर शिबर, गली गली, दार दार, एक एक करके मारूंगा। लेकिन अमेरिका के जहाजों और मिसाइलों ने कदाफी के कैपिटल को ऐसा तबाह किया कि कदाफी की सारी फौज बिल्कुल खत्म हो गई। ये देखकर कदाफी ने अपनी बेटी को आखिरी बार अपने पास बुलाया और उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके
लिबिया को छोड़कर चली जाओ और कदाफी खुद अपने एक बेटे के साथ बहुत सारी आर्मर्ड गाड़ियों को लेकर गायब हो गए। अब अमेरिका, नेटो और बागी सब मिलकर कदाफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कदाफी नहीं मिला। अचानक एक दिन नेटो का एक फाइटर जेट पनाविया टोर्नेडो लिबिया के डेजर्ट्स के ऊपर से गुजर रहा था। इस जहाज के पायलट ने नीचे डेजर्ट में 75 आर्मर्ड गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफला फुल स्पीड भागते हुए देखा। इस जहाज के पायलट ने सीधा ये खबर अमेरिका तक पहुंचाई और अमेरिका के ड्रोन्स ने आकर कदाफी के काफले पर हमला करना शुरू किया। लेकिन 11 गाड़ियों के तबाह होने के बाद कदाफी का काफला फुल स्पीड आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही कदाफी की गाड़ी के बिल्कुल सामने वाली गाड़ी तबाह हुई, कदाफी और उसका बेटा गाड़ी से उतरकर इधर उधर भागने लगे और पीछे से बागियों की गाड़ियां इनका पीछा करने लगी। आखिर कदाफी भाग भाग कर थक गया और बागियों से बचने के लिए एक गटर के पाइप के अंदर छुप गया, जिसके बाद बागियों ने कदाफी के साथियों को मारकर उसे घसीट कर गटर से बाहर निकाला। कदाफी इन यंग बागियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बेटा मुझे मत मारो, मैंने किया क्या। ये वही कदाफी था जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे महल थे, जो हर टाइम अपने फीमेल गार्ड्स के साथ घूमता फिरता था, बल्कि अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था। लेकिन आज कदाफी इन गरीब बागियों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। इसके बाद बागियों ने जो कदाफी के साथ किया वो हम यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कहा जाता है इस वक्त कदाफी के पास अपनी फेमस सोने की पिस्टल भी थी और इसी सोने के पिस्टल से बागियों ने कदाफी को गोली मार दी। कदाफी की मौत की खबर सबसे पहले अमेरिका पहुंची, जिसके बाद ओबामा ने दुनिया के सामने कदाफी की मौत का ऐलान किया। लेकिन इससे कई साल बाद जब ओबामा से पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, जिस पर ओबामा ने जवाब दिया कि लिबिया को तबाह करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कदाफी को मारने के बाद बागियों ने कदाफी और उसके बेटे के जिस्म को लिबिया के बाजार के दरमियान एक बहुत बड़े फ्रिज में रखा ताकि पूरी दुनिया कदाफी की लाश को देख सके। कदाफी को मारना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, जिसे आज सब मानते हैं। Libya was a disaster from the standpoint of the way it was handled. क्योंकि कदाफी के मरते लिबिया में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें 10 लाख लिबियंस मारे गए। लिबिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। एक आम लिबियन जो कदाफी के दौर में $12,000 कमाता था, अब उसके आधे $6,000 कमाने लगा। और लिबिया जो एक जमाने में दुनिया का सबसे मॉडर्न इलाका था, आज अमेरिका के हमलों की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। इस तरह कदाफी की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम के बाद बिल्कुल उसी तरह कद्दाफी को भी मार दिया। We came, we saw, he died. अरब दुनिया में 3 ही ऐसे लीडर्स गुजरे जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली थी। एक सद्दाम हुसैन, दूसरा मुअम्मर कद्दाफी और सऊदी बादशाह किंग फैसल। وقد استشهدوا على أرض فلسطين العزيزة. सब्सक्राइब